तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहां भी हों, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और आपकी हर परेशानी को दूर करे। आज मैं आप सबके लिए वो वाकयात लाया हूँ जिनका आप सबको इंतज़ार था। आज की एपिसोड में पहला वाकया ऐसी लड़की का है। जब वो लड़की अपनी कहानी मुझसे शेयर कर रही थी, तब उसके घर में रहने वाले जिन्नात उसे देख रहे थे। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं जब तक आपसे अपनी स्टोरी शेयर करती रही, मुझे कोई खिड़की से मुसलसल झांकता रहा, और जब मैंने आपसे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए अपना फ़ोन उठाया तो मुझे एक आवाज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि तुम हमारा जिक्र करने वाली हो। ये वाकया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मैं आज के एपिसोड में अपने तमाम वाकयात आप तक पहुंचाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप सब वाकई हैरान होने वाले हैं। ये मेरी ज़िंदगी के वाकयात हैं और सच्चे वाकयात हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि आप अपने वाकयात को पॉडकास्ट वाले अंदाज में शेयर करें, जबकि कुछ का कहना था कि आप अपनी स्टोरीज को भी ऐसे ही नरेट करें जैसे आप लोगों की स्टोरीज को करते हैं। मैंने सोचा कि मैं पहला वाकया ऐसे ही नरेट करता हूं, जबकि अपने वाकयात को पॉडकास्ट की सूरत में आप सब तक पहुंचाऊंगा। मैं स्टोरीज को नरेट तो करता रहूंगा, लेकिन जो लोग मुझे पॉडकास्ट वाले अंदाज में सुनना चाह रहे हैं, ऐसे उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का पहला वाकया ऐसा है जिसकी समझ आहिस्ता आहिस्ता आने लगेगी कि दरअसल ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ था। तो बढ़ते हैं वाकयात की जानिब। आज का पहला वाकया ईमान जफर ने इस्लामाबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान जफर है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आज जो वाकयात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये तमाम वाकयात मेरे घर के हैं। ये आज से 20 साल पुरानी बात है। तब इस्लामाबाद की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी। मेरे दादा एक सरकारी मुलाजिम थे। हम अपने दादा के साथ एक सरकारी घर में रहा करते थे। तब मैं सिर्फ 4 साल की थी। मेरे दादा की आदत थी, वो हर वीकेंड अपने दोस्त के घर जाते थे और सारी रात उन्हीं के पास गुजार देते थे और सुबह फजर के वक्त घर वापस लौटते थे। कोई वीकेंड ऐसा नहीं होता था जिसमें वो अपने दोस्त के घर ना जाएं। मेरे दादा के दोस्त अपने घर में अकेले रहा करते थे। उनकी वाइफ का तब इंतकाल हुआ था जब उनके बच्चे छोटे थे। उनके 2 ही बेटे थे और वो दोनों फ्रांस में रहते थे। मेरे दादा की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा था। वो सोच रहे थे कि अब वो अपना घर खरीदें, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के बाद हमें वो सरकारी घर छोड़ना था। एक दिन उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि वो ये घर फरोख्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे उन्हें अपने पास फ्रांस बुला रहे हैं। मेरे दादा वैसे भी एक अच्छे घर की तलाश में थे और उस घर से उन्हें वैसे भी एक खास लगाव था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ये घर खरीदेंगे। ये घर इस्लामाबाद G9 सेक्टर में था, जो कि एक अच्छी कीमत पर दादा ने खरीद लिया। हमारी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई थी और दादा के दोस्त उस घर को फरोख्त करने के बाद अपने बेटों के पास फ्रांस जा चुके थे। मेरा एक ही भाई है जो मुझसे 2 साल बड़ा है। घर के बारे में बताती चलूं कि ये 2 मंजिला घर है जिसमें एक छोटा सा लॉन भी है। तब घर के ग्राउंड फ्लोर पर हमारी फैमिली रहने लगी, जिसमें मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई शामिल थे, जबकि उस घर का फर्स्ट फ्लोर दादा का था, जिसके बाद उस घर की छत आ जाती है जहाँ एक स्टोर रूम है। इस घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे मेरे वालिदैन को अंदाजा हो गया था कि यहाँ कोई और भी रहता है। एक रात मेरी वालदा को आवाज आई। वो ऐसी आवाज थी जिसको सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर कोई मौजूद है जो किसी भारी चीज को फर्श पर घसीट रहा है। जब मेरी वालदा ने उस आवाज को सुना तो वो समझी कि मेरे दादा सामान को सेट कर रहे हैं। वो उनकी मदद के लिए ऊपर गई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि एक शख्स जिसका कद 7-8 फुट का है, वो एक कमरे में झुक कर दाखिल हो रहा है। मेरी वालदा उसके पीछे चली गई। जब वो उस कमरे में पहुंची तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हमारे उस घर में जो दूध वाला आता था वो मेरे दादा के ही ऑफिस में नौकरी करता था, जो शाम में लोगों के घर दूध दिया करता था। एक दिन उसने मेरे वालिद से कहा कि आपके ऊपर वाले फ्लोर में जो फैमिली रहती है, उनका बच्चा अक्सर टेरेस की ग्रिल से लटक रहा होता है। वो काफी बार गिरते गिरते बचा है। उस बच्चे के वालिदैन हमेशा अपनी बातों में मगन होते हैं।
मैंने उनकी तरफ काफ़ी बार देखने की कोशिश की है कि उन्हें बता सकूं कि आपका बेटा गिरने वाला है, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। आप उनके घर ये मैसेज दे दीजिएगा कि अपने बच्चे का ख्याल किया करें। जब ये बात मेरे वालिद ने सुनी तो वो काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने उस दूध वाले को बताया कि इस घर में सिर्फ हम रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता। फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ दादा होते हैं और वो भी रात में ऊपर जाते हैं, वरना वो भी सारा दिन नीचे हमारे साथ होते हैं। फिर ये बच्चा और मियाँ बीवी हमारे टेरेस पर कैसे आ सकते हैं? मेरे वालिद ने दोबारा दूध वाले से कंफर्म किया तो उसने यही बताया कि मैं जब से इस घर में आ रहा हूँ मैं किसी ना किसी को ज़रूर देखता हूँ। अक्सर एक बूढ़े मियाँ बीवी भी होते हैं जो दिखने में काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैं तो यही समझ रहा था कि आपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया हुआ है। मैं इस बात का जिक्र आपके वालिद साहब से भी करना चाहता था, लेकिन ऑफिस में हमेशा भूल जाता था। ये सब बातें जब आहिस्ता आहिस्ता सामने आई तो हम लोग काफ़ी हैरान हुए, लेकिन ये सब बातें शुरू की थी। वक्त गुजरता गया। जब मैं 5-6 साल की हुई मुझे घर में एक आदमी नजर आने लगा जो हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे में हर वक्त मौजूद रहता था। मैं जब भी गुजरा करती, दिन हो या रात, वो आदमी बस एक ही जगह पर बैठा रहता था। उस कमरे में कुछ सामान था और सारा सामान मेरे दादाजी के दोस्त का था, जहाँ पुराने वक्तों की कुर्सियाँ और ऐसी पुरानी चीजें हुआ करती थी। वो घर का ऐसा कमरा था जहाँ कोई भी नहीं जाता था। ये वो कमरा था जो ज्यादातर बंद ही रहता था। हर 10-15 दिन गुजरने के बाद मेरी अम्मी उस कमरे की सफाई करती और उस कमरे को दोबारा बंद कर देती। मैं हमेशा उसी कमरे में उस शख्स को देखती थी। उस शख्स के बारे में बताती चलूं कि वो शख्स दिखने में इंतहाई कमजोर था, जिसका छोटा सा कद था। तकरीबन 4 फीट से वो लंबा नहीं होगा। उसकी मूछें लंबी होकर उसकी दाढ़ी से मिल जाती थी और उसकी दाढ़ी घनी तो नहीं थी लेकिन लंबी काफी थी। वो हमेशा उस सामान में मौजूद एक कुर्सी पर बैठा रहता था और मैं जब भी उस कमरे में जाती वो शख्स मेरी तरफ देख रहा होता था। उस शख्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन हैरत के तौर पर मैंने इसका जिक्र अपने घर में किसी से नहीं किया था और ना ही मुझे उसे देखकर कभी खौफ आया था। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि इस बात का जिक्र मैं अपने घर में क्यों नहीं कर पाई। शायद तब मैं छोटी थी या शायद ये बात तब मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी। जो शख्स मुझे कमरे में दिखाई देता था वो घर के किसी और फर्द को नजर नहीं आता था। तमाम घर वाले इस बात से वाकिफ थे कि हमारे घर में कुछ है, लेकिन सब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि घर में रहने वाली चीजें हमें तंग नहीं करती थी, लेकिन हाँ, वो अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाती थी। हम सब घर वालों को ऐसा लगता था जैसे घर के फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अक्सर रात में हम सो रहे होते थे तब हमारे फर्स्ट फ्लोर से अचानक आवाजें आने लगती थीं। वो ऐसी आवाजें होती थीं जैसे किसी ने कोई मज़ाहिया बात की हो और उस बात पर महफिल में बैठे हुए लोग हंस पड़े हों। और कभी कभी उन आवाज़ों में औरतों और बच्चों की आवाज़ें भी शामिल होती थीं। ये सब आवाज़ें ऐसी होती थीं जैसे पड़ोस में किसी घर में मेहमान आ जाएं और रात की खामोशी में वो आपस में बातें कर रहे हों। हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर से बिल्कुल ऐसी आवाज़ें आती थीं। कभी कभी कोई दिन ऐसा भी आ जाता था जिसमें महसूस किया जाता था कि आज ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भी नहीं है। तब घर में एक सन्नाटे का आलम होता था। मैं 5th क्लास में पहुंच गई थी। मुझे आज भी याद है, मेरी क्लास में एक बच्चा था जो बहुत शरारती था। कोई दिन ऐसा ना होता जिस दिन उसने कोई शरारत ना की होती। वो बच्चा आए दिन किसी ना किसी से लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन स्कूल में ब्रेक का टाइम था और मैं क्लासरूम में बैठी लंच कर रही थी। वो बच्चा खेलते खेलते क्लास में आ गया। उसके साथ 2 बच्चे और भी थे। उसने उन 2 बच्चों को धीमी आवाज में कहा कि अभी तुम देखना मैं ईमान का हेयर बैंड कैसे खींच कर भागता हूँ। ये बात मैंने भी सुन ली और मैं थोड़ा परेशान हो गई कि मैं खुद को अब कैसे बचाऊं। वो भागता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं इस टेंशन में थी कि ये मेरा हेयर बैंड खींचकर भाग जाएगा। वो बच्चा जैसे ही मेरे करीब आया, मुझे आज भी उसकी शक्ल याद है। उसने जोरदार चीख मारी और साथ ही रोता हुआ क्लास से बाहर भाग गया। कुछ देर बाद पता चला कि उसका बीपी लो हो गया है और उसको उठाकर स्टाफ रूम में ले गए हैं। वो बच्चा उस दिन के बाद 1 हफ्ता स्कूल नहीं आ सका था। वो शदीद बीमार रहा था। उसने अपने घर वालों को बताया था कि जब वो मेरा हेयर बैंड खींचने के लिए मेरे करीब पहुंचा था तब उसे मेरे पीछे एक बहुत खौफनाक चीज बैठी हुई दिखाई दी थी, जिसकी शक्ल एक भेड़िए की तरह थी और जिस्म इंसानी था, जिसको देखकर वो डर गया था। मुझे आज भी याद है कि जो खुशबू मेरे घर के उस कमरे से आती थी जहां वो आदमी मुझे नजर आता था,
ठीक वही खुशबू मुझे तब आई थी जब वो बच्चा मेरा हेयर बैंड खींचने के लिए मेरे करीब आया था। मेरे दादा को मेरी अम्मी और अब्बू ने कई बार किसी से बात करते हुए भी देखा था। वो अक्सर अपने कमरे में किसी से बात किया करते थे और तब दादा के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। मेरी वालदा बताती हैं कि एक रात उन्होंने दादा की आवाज़ें सुनी जैसे वो किसी से बातें कर रहे हैं। तब उन्हें एक ऐसी आवाज़ आई जिसमें कहा गया कि 3-4 दिन रहेंगे फिर आगे जाएंगे। ये सुनकर मेरी वालदा मेरे दादा के कमरे के करीब आ गईं और जब वो उनके कमरे के करीब पहुंची तो मेरी वालदा ने एक सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स को देखा। उसका वो चेहरा तो ना देख सकी लेकिन उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और सर पर सफ़ेद पगड़ी थी। वो शख्स मेरे दादा से बात करने के बाद उस कमरे में मौजूद एक खिड़की के करीब पहुंचकर गायब हो गया। उस शख्स के गायब होने के बाद जूं ही मेरी वालदा ने उस कमरे में कदम रखा तो उस कमरे से तेज खुशबू आ रही थी और टेबल पर कुछ फ्रूट्स पड़े थे। तब मेरे दादा ने मेरी वालदा से कहा कि ये फ्रूट्स ले जाएं और सबको खिला दें। मेरी वालदा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे पूछ सकती कि ये फ्रूट्स कौन लाया है। जब मैं मैट्रिक में पहुंची तो जो शख्स मुझे अपने घर में नजर आता था मेरी उससे बातचीत होने लगी। वो शख्स बहुत कम लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बोलता था। उससे मैंने एक दिन उसका नाम पूछा जिस पर उसने बताया कि उसका नाम यूनस है। मेरे साथ घर में रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता था जिसमें मुझे महसूस होता था कि मेरी कोई मदद कर रहा है। जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी मुझे उसको तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जिस चीज़ को मैं खरीद ना सकती वो चीज़ हमेशा मेरे घर आया मेहमान मुझे तोहफे में दे जाता था। यूनस के साथ मेरी अटैचमेंट काफ़ी बढ़ गई थी। मुझे इस बात का इल्म था कि यूनस इंसानों में से नहीं है क्योंकि मैं उसको बचपन से देखती आ रही थी। इस वजह से ये मेरे लिए एक आम सी बात थी। घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे घर में कुछ नज़र आता है। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो मैंने इस्लामाबाद बहरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। ये तब की बात है जब मेरे फाइनल्स चल रहे थे और जिस सब्जेक्ट का मेरा पेपर था मुझे उसमें से कुछ भी नहीं आता था। मैं काफ़ी टेंशन में थी। उस टेंशन में मैं भूल कर पढ़ते पढ़ते उस कमरे में चली गई जहाँ यूनस होता था। तब यूनस सामने ही बैठा था। मेरा मूड काफ़ी ख़राब था। वो मुझे देखकर कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन मेरा पेपर था। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तब मैंने देखा कि यूनस वहां पहले से मौजूद है और मेरी तरफ देख रहा है। जब पेपर मेरे सामने आया मुझे अजीब सी सुस्ती होने लगी और शदीद नींद आने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं सो गई हूँ और मैं होश में तब आई जब एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि पेपर ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। मैं ये सुनकर काफ़ी परेशान हुई क्योंकि मुझे लगा था जैसे मैं सो गई हूँ और मैं ज़िंदगी में पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में सोई थी। मैंने जब अपनी आंसर शीट की तरफ देखा तो मेरी आंसर शीट फुल थी। पेपर में आए हर सवाल का जवाब उस आंसर शीट में खूबसूरती के साथ लिखा हुआ था। मैं हैरान और परेशान थी कि ये सब कैसे हुआ। जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो यूनस सामने खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिस सब्जेक्ट का मुझे कुछ भी नहीं आता था मेरे सबसे अच्छे मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आए थे। ऐसे बहुत से वाकयात मेरी जिंदगी में हुए थे जिनमें यूनस का अमल दखल होता था। एक दिन हम सब घर के लाउंज में बैठे थे। दादा की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं थी। वो काफी दिनों से बीमार रहने लगे थे। तब वो भी हमारे साथ बैठे थे। रात का वक्त था। अचानक हमें घर के ऊपर वाले पोर्शन से रोने की आवाजें आने लगी जिनको सुनकर हम काफी परेशान हुए। वो आवाजें ऐसी थीं जैसे कुछ लोग मिलकर रो रहे हों। जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होना ये सब हमारे लिए आम सी बात थी लेकिन उनका ऐसे रोना ये एक अच्छी इलामत नहीं थी। ये रोने की आवाज़ें रोज़ाना आती थी। दादा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी जिसकी वजह से वो हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहने लगे थे और हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन रात में भी खाली होता था और दादा की गैर मौजूदगी में घर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर के ऊपर वाले पोर्शन में जा सके। एक रात मेरे वालिद मेरे दादा को मेडिसिन देने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में मेरे दादा के साथ बैठा है और मेरे दादा की तरफ देख रहा है जबकि मेरे दादा गहरी नींद सो रहे हैं। उसने जैसे ही मेरे वालिद को देखा वो घर के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भागा। मेरे वालिद उसके पीछे गए लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी।
जब मेरे वालिद मेरे दादा के पास वापस आए तब मेरे दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसके बाद उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन मेरे दादा हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर गए। मेरे दादा के इंतकाल होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर से रोने की आवाज़ें आती थीं। कुछ दिन गुजरने के बाद काफ़ी खामोशी हो गई। मुझे यूनुस को देखे हुए भी काफ़ी दिन गुजर गए थे। यूनुस से मैं इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि घर में हमारे कुछ रिश्तेदार कराची से अफसोस के लिए आए हुए थे, जो हमारे घर पर रह रहे थे। जिस कमरे में यूनुस हुआ करता था, उस कमरे में जब मैं किसी के साथ जाती तब वो वहाँ दिखाई नहीं देता था। उन दिनों मेरा उस कमरे में अकेले जाना नहीं हुआ था। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। सब रिश्तेदार वापस जा चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी रूटीन पर आ रही थी। एक रोज मैं उस कमरे में अकेली गई जहाँ यूनुस होता था। अब की बार मुझे लगा था कि यूनुस मुझे दिखेगा, क्योंकि वो तब दिखाई देता था जब मैं अकेली होती थी। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई, मैंने हर तरफ देखा, लेकिन यूनुस वहाँ मौजूद नहीं था। मैं काफ़ी हैरान हुई क्योंकि उससे मिलने तब मैं अकेली गई थी और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि मेरे अकेले होने पर भी यूनुस मुझे नहीं दिखा था। मैंने अपना पूरा घर देख लिया, लेकिन यूनुस मुझे कहीं नहीं मिला। मैं इस बात को लेकर परेशान थी कि वो आखिर कहाँ चला गया है। कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पर दोबारा वही आवाज़ें आने लगीं जो पहले आया करती थी। ऐसे मालूम होता था जैसे दोबारा से कुछ लोग आए हों और वो फर्स्ट फ्लोर पर बातें कर रहे हों। ये सब सुनने के बाद मैं दोबारा उस कमरे में गई कि शायद अब यूनुस भी मिल जाए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो इस बार भी वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। मैं काफ़ी सोचती रहती थी कि आखिर वो कहाँ चला गया है। एक रात मैं तहज्जुद के लिए नींद से उठी। मैंने वज़ू किया और घर के फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। उस रात मैं अपने दादा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। मैं अपने कमरे में जाए नमाज बिछाकर कुछ देर के लिए उस पर बैठ गई। अचानक मुझे खुशबू आई और उसके साथ ही हवा का एक झोंका आया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। मुझ में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। अचानक मुझे एक आवाज़ आई कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी है जो आपको बताना है। मैं चुपचाप बैठी रही और हल्की सी आवाज़ में उन्हें बोला कि मैं आपको सुन रही हूँ। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि आपने सिर्फ मुझे सुनना है और जब तक मैं ना कहूँ पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं उन्हें खामोशी से सुनने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी मखलूक में से हूँ और मेरा नाम मूसा है। तुम्हारे दादा और उनके दोस्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ये घर तुम्हारे दादा के दोस्त का था। तुम्हारे दादा और उनके दोस्त अक्सर रात यहाँ अकेले होते थे और आपस में बातें करते थे। हम जब भी काफले की सूरत में यहाँ से गुजरते थे तो इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर हम एक रात क़याम किया करते थे। एक रोज तुम्हारे दादा और उनके दोस्त बकरे का गोश्त खा रहे थे, जिसकी तमाम हड्डियां उन्होंने इस घर की छत पर फेंक दी थी। इत्तेफाक से उस रात मैं यहाँ अपने काफले के साथ मौजूद था। मुझे और मेरे तमाम साथियों को शदीद भूख लगी हुई थी। तब हमें वो बकरे का गोश्त नसीब हुआ था जब तुम्हारे दादा और उनके दोस्त ने वो तमाम हड्डियां इस घर की छत पर फेंकी थी, जिस पर मैंने तुम्हारे दादा और उनके दोस्त को आवाज़ देकर उनका शुक्रिया अदा किया था। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हम जिन्नात में से हैं। इस पर वो हमारे लिए मज़ीद गोश्त ले आए थे। हमें उनकी ये अदा बहुत पसंद आई, जिस पर हमने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमारी दोस्ती हो गई। वक्त गुजरता गया और एक दिन मैंने उन्हें अपना चेहरा दिखाया और उनसे बातचीत की। फिर ऐसा होता था जब भी तुम्हारे दादा आते थे तो हम तीनों मिलकर बातें किया करते थे और एक साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। एक दिन मैंने बातों ही बातों में उन्हें बताया कि मैं इस घर में अक्सर अपने काफले के साथ आता था, लेकिन अब मैंने अपना काफला यहाँ लाना छोड़ दिया है। हमारा अक्सर काफला यहाँ से गुजरता है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं उन्हें एक रात के लिए यहाँ रोक लिया करूँ। इस पर तुम्हारे दादा और उनके दोस्त ने कहा था कि हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, आप जब चाहें यहाँ रुक सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे घर क़याम करेंगे। फिर हम तीनों ने इस घर के फर्स्ट फ्लोर को जिन्नात का मेहमान खाना बना दिया। जब तुम्हारे दादा के दोस्त इस घर को फ़रोख्त कर रहे थे तब हमने ही तुम्हारे दादा से कहा था कि अगर आप ये घर ख़रीद लेंगे तो हमें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी और हम आपकी फैमिली का पूरी तरह ख्याल रखेंगे। इस पर तुम्हारे दादा ने कहा था कि अगर आप ये बात ना भी कहते तब भी मैं ये घर ज़रूर ख़रीदता और मैं जल्द ये घर ख़रीद कर इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा
और आप इस घर के फर्स्ट फ्लोर को पहले की तरह मेहमान खाने के लिए इस्तेमाल करना। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। आप जब चाहें अपना काफिला यहाँ ले आएं। फिर आप लोग जब आए तब से लेकर अब तक हम इस घर में काफिले की सूरत में आते हैं और एक रात यहीं रहते हैं और एक रात रहने के बाद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इस घर में हमारा ये काफिला मेरी मर्जी के बगैर नहीं आता। मूसा ने यह भी बताया कि यूनुस हमारे काफिले का खादिम है और वो शख्स आपको अपनी बेटी की तरह समझता है। उसको आपका और आपसे जुड़ी हर चीज़ का बहुत ख्याल है। जब से आपके दादा का इंतकाल हुआ वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। इस वजह से वो आपके सामने भी नहीं आ रहा। आपके दादा तो चले गए, उसके बाद सिर्फ आप थीं जिसे हम बातचीत कर सकते थे और आप ही को सब कुछ बता सकते थे। ये सब सुनते हुए मैं ज़ारो कतार रो रही थी। इतने में मुझे एक आवाज़ आई कि अगर आप चाहेंगी तो हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर आप हमें रोकेंगी तो अब मैं और यूनुस ही रुकेंगे, सिर्फ आपकी फैमिली का ख्याल रखने के लिए। लेकिन आज के बाद हम अपने मेहमान यहाँ नहीं लाएंगे। हम नहीं चाहते कि आपको और आपके घर वालों को हमारी वजह से तंगी हो। उनकी बात मुकम्मल होने के बाद मैंने उनको घर में रुकने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद आज भी वो हमारे घर में मौजूद हैं। पहले मुझे सिर्फ यूनुस नज़र आता था, लेकिन अब वो बुजुर्ग जिनका नाम मूसा है वो भी मुझे नज़र आते हैं। ये दोनों घर के किसी और फर्द को नज़र नहीं आते। घर वालों को लगता है कि अब जिन्नात हमारा घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों लोग अब भी हमारे घर में रहते हैं। वो दोनों हमारा ख्याल रखते हैं। इस बात का मुझे सबूत भी मिला। आज से 3 साल पहले मेरे फादर के साथ मोटरवे पर बहुत बुरा हादसा पेश आया था। उनकी गाड़ी धुंध होने की वजह से एक बस के नीचे आ गई थी, लेकिन मेरे वालिद मौजज़ाती तौर पर बच गए थे और उन्हें खराश तक नहीं आई थी। मेरे वालिद बताते हैं कि गाड़ी बस के नीचे जाने से ठीक पहले एक अनदेखे वजूद ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं और लोग यही समझते रहे कि मेरे वालिद ने गाड़ी से छलांग लगाई है। अगर वो छलांग भी लगाते तो उन्हें कुछ चोटें ज़रूर आती, क्योंकि उनकी गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी और ये अल्लाह का एक मोर्जा था। आज से 5 साल पहले हमारी गली में एक ही रात में 4 घरों में चोरी हुई थी और हमारा घर उन 4 घरों के दरमियान में था। हमारा घर चोरी से बच गया था, जबकि बाकी 4 घरों का अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यूनुस से शिकायत की कि तुमने हमारे पड़ोस में क्यों चोरी होने दी, जिस पर उसने मुझे ये जवाब दिया था कि हमें आपके पड़ोस वाले घरों में जाने की इजाज़त नहीं है। वो चोर इस घर की तरफ भी आए थे, लेकिन हमने उन्हें बुरी तरह डराया था, जिस पर मैंने उसे कहा था कि तुम उन चोरों को गली में रोक लेते और वहां से आगे मत जाने देते। इस पर उसने मुझे कहा था कि ये सब बातें अभी आपके समझने की नहीं है। मुझे मूसा और यूनुस कभी कभी अपने घर में चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन हमारी बात अब बहुत कम होती है और यूं ही वक्त गुजरता जा रहा है उनका हमारे घर आने का सिलसिला भी कम होता जा रहा है। जब मैं आपको मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी तब मुझे यूनुस की आवाज़ आई थी कि तुम हमारा जिक्र करने लगी हो, जिस पर मैं खामोश रही और मैसेज को दोबारा लिखने लगी, जिस पर मुझे दोबारा आवाज़ आई कि ये सब तुम बताकर क्या करोगी। जब तक मैं अपनी स्टोरी शेयर करती रही मुझे यूनुस खिड़की से मुसलसल झांकता रहा था। मैं यूनुस की एक लाडली बेटी हूँ और ये मेरी कहानी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं उन वाक़यात की जानिब जो मेरे साथ पेश आए थे। आइए बढ़ते हैं वाक़यात की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान खालिद है और मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। मैं आज के इस एपिसोड में आप सबसे अपने तमाम वाक़यात तो शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं आने वाली एपिसोड में अपने बाकी के वाक़यात भी शामिल करूँ। हुआ कुछ यूँ था कि 2015 में मेरे चाचू के बेटे की शादी थी, जो कि चित्राल में थी। वैसे तो हम पंजाब साइड से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरी जो चाची हैं वो चित्राल से हैं, तो उनके बेटे की शादी भी चित्राल में थी। तो उन्होंने ये सोचा था कि हम एक स्मॉल फंक्शन रखते हैं और थोड़े से लोग चले जाते हैं और वहाँ जाके शादी करके वापस जब आएंगे तो यहाँ पर सबको बुला के एक वलीमे का इवेंट कर देंगे। तो शादी में एक हमारी फैमिली थी और 1-2 फैमिलीज और थीं जो करीबी थीं। तो हम लोग वहाँ गए थे। 2015 की बात है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैं फ़र्स्ट टाइम चित्राल गया था,
तो वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ का माहौल देखा, तो हमें वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ना अपने घर मेहमान खाने बनाए हुए हैं, जो इस्तेमाल ही मेहमानों के लिए किए जाते हैं। मेहमान खाने इस तरह से होते हैं कि उनका घर होता है और उसके साथ एक दरमियान में पार्टीशन होती है और उस तरफ और कमरे होते हैं और उसका भी प्रॉपर लॉन होता है और अटैच वॉशरूम और सब कुछ होता है। तो वहाँ के लोग उन मेहमान खानों को मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे वो ज़्यादातर उसको बंद ही रखते हैं। जब भी कोई मेहमान आता है तो वो तब खोला जाता है। तो ऐसे ही हम भी एक मेहमान खाने में थे जो कि उनकी खाला के घर में था। उस मेहमान खाने के बारे में बताता चलूँ कि वो उसमें कमरे बने हुए थे, काफ़ी खुले और बड़े, और साथ लॉन था और उसी तरह वॉशरूम वगैरह दिया गया था। तो उसमें एक कमरा ऐसा था जिसमें हम लड़के थे। उस कमरे के स्टार्ट में ही एक बेड था और साथ मैट्रेस वगैरह लगे हुए थे और वहाँ पर हम लोग सोते थे। तो एक रात मैं उस कमरे में बैठा हुआ अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था और तब मेरे पास बटन वाला फ़ोन था। तो मैंने नोट किया कि मेरे कमरे में कोई आया है और उस कमरे में वॉल हुक्स लगे हुए थे जहाँ पे कपड़े वगैरह हैंग कर लिए या कुछ इस तरह से कोई चीज़, शर्ट है या कोई ट्राउज़र है, उसको हैंग करना हो, उसके लिए वॉल हुक्स लगे हुए थे। तो रात का टाइम था, उन दिनों वहाँ पर लाइट का आना जाना लगा हुआ था। तो मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। मैंने ये महसूस किया कि उस कमरे में कोई आता है और वो उन दीवार पर लटके हुए कपड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, या कभी एक शर्ट उतारता है, फिर दूसरी उतारता है, फिर एक वापस लगा देता है। इस तरह से था वो। तो मैं काफ़ी देर से महसूस कर रहा था। वो पहले एक साइड पर आया, उसके बाद वो मेरे पाँव वाली साइड पे जो दीवार बनती थी, वो वहाँ पर कपड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो मैंने यही सोचा कि कोई अपना होगा। मैंने कहा अंधेरा है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, उसके लिए आसानी हो जाए। तो जब मैंने लाइट ऑन की तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। वो कमरा उसी तरह खाली था और उसका दरवाज़ा काफ़ी पीछे था। इतनी जल्दी कोई चीज़, कोई भी होता उस कमरे में, वो बाहर नहीं जा सकता था। और मैं उसके फुट स्टेप्स को भी सुन रहा था। मैंने ये सब देखा तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि ये सब क्या था, लेकिन मैंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया और रात हो गई। ये वाक़या तब पेश आया था जब 8-9 बजे के करीब का वक्त था। इसके बाद रात हो गई। रात को 12-1 बजे के करीब का वक्त था। उस वक्त मेरे साथ मेरा कज़न सो रहा था जो कि मेरी एज का ही था। उसने मुझे कई बातों बातों में कहा कि यार रिजवान, जब भी सोने लगो आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक के सोया करो। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि यार इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये मेहमान खाने बंद ही रहते हैं, तो हम 10-15 दिन बाद खोलते हैं, इसकी सफाई करके ये वापस बंद कर देते हैं, और इनके कोई कज़न्स वगैरह आ जाएं या कोई दोस्त वगैरह आ जाएं तो कभी कभार इसको खोल कर इसके कमरे में बैठ कर वो कोई लूडो या कोई ताश वगैरह खेलते हैं। तो ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में कुछ घंटों पहले वाली जो बात हुई थी वो चलने लग गई। मुझे काफ़ी डर भी लगा था, लेकिन मैं सो गया। और अगले दिन ठीक 8-9 बजे का वक्त था। वो जो बेड था उसके साथ मैट्रेस थे। उन मैट्रेस पर मैं और मेरा वो कज़न, हम दोनों इकट्ठे लेटे हुए थे। मेरा कज़न जो है वो इस तरह की नेचर का है कि अगर इस तरह की कोई बात हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। हर एक की आदत होती है, वो ज़्यादा गौर नहीं करता, और वो हाफ़िज़ कुरान भी है। तो हुआ ये था कि वो और मैं, हम दोनों मैट्रेस पर लेटे हुए थे और हमारी टांगें जो थीं वो सीधी करके जब फोल्ड करते हैं ना, उस तरह थीं। हम दोनों अपनी टांगों को फोल्ड करके लेटे हुए थे और हमारे दरमियान, हमारी टांगों के दरमियान में 1 फीट या आधे फीट का फासला होगा कि कोई एक हल्की फुल्की चीज़ दरमियान में आ सके। हमने ये महसूस किया कि हमारे पाँव वाली साइड पर कोई मैट्रेस के ऊपर चढ़ा है, और जब आप मैट्रेस के ऊपर लेटे हों और आपकी आंखें बंद हो, आपके साथ कोई आके खड़ा हो, तो वो मैट्रेस अंदर की तरफ दब जाता है। उसी तरह वो दब गया और कोई चलता हुआ आया है और आके हमारे घुटनों के पास, क्योंकि घुटने में इसलिए बताया कि फोल्ड किए हुए थे, उसने एक हाथ मेरे घुटने पे, मुझे ऐसे लगे जैसे उसने एक हाथ मेरे घुटने पर रखा है, और वो जो कोई भी चीज़ थी वो आके खड़ी हो गई। और ये बात मेरा कज़न भी फील कर रहा था। अब हुआ ये कि कमरे की लाइट थी बंद, कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था और मेरा कज़न भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। हमारी जो लाइट थी फ़ोन की, वो हमारे फेस से, हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी। तो उसमें वो चीज़, अगर हम उस तरफ ना भी देख रहे हो तो हमें एक साइड वाली चीज़ नज़र आती है।
तो मैंने ये देखा कि एक 4 से 5 साल की बच्ची है जिसके कर्ली से ब्राउन, मुझे शेड भी उसके बालों में नज़र आया था, जिसके कर्ली से बाल हैं, ब्राउन सा शेड है। और मुझे ये भी याद है कि उस बच्ची ने डॉटेड फ्रॉक पहना हुआ था, जो बच्चों के डिज़ाइन होते हैं कपड़ों के, मुझे आज भी याद है उसने डॉटेड फ्रॉक पहना हुआ था। और मैं ये समझ रहा था कि वो मेरे चाचू की बेटी है, क्योंकि वो बिल्कुल उनके उस जैसी लगती थी। तो मुझे उसकी प्रॉपर हीट भी महसूस हुई थी, एक जो हीट होती है ना, जब आपके कोई करीब कोई वजूद आता है, कोई इंसान भी आ जाए, तो मुझे उस तरह की एक हीट भी महसूस हुई थी। तो मैं उसको देख रहा था और मतलब कि मुझे कंफर्म हो गया था, ये नहीं कि शक था, मुझे कंफर्म हो गया था कि वही है। हाँ, मैंने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा था क्योंकि अंधेरा था और नहीं नज़र आ सका मुझे। और ये सेम चीज़ वो मेरा कज़न भी जो था वो महसूस कर रहा था। अब ना मेरा कज़न मुझे बता रहा है, ना मैं उसको बता रहा हूँ कि हमारे दरमियान में कोई है, और हम दोनों उसको महसूस कर पा रहे हैं। तकरीबन उसको हमने देख ही लिया था। हम दोनों ने बगैर एक दूसरे से बात किए अचानक उस फ़ोन को सामने यूं किया, मतलब उसकी तरफ लाइट की है, तो यकीन करें वहाँ कोई भी नहीं था। बिल्कुल वो बच्ची एकदम गायब हो गई। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये सब होने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा, और हम दोनों कुछ शुरू में तो कुछ बोले ही नहीं 2-3 सेकंड। उसके बाद मैंने कहा कि यार कुछ था ना यहाँ पर। वो फौरन से उठकर खड़ा हुआ है, उसने कहा था यहाँ पर कुछ था और चलो। हम चले नहीं, हम भागकर वहाँ से बाहर निकलकर लॉन में आए जहाँ पर मेरी फूफो और चाची वगैरह थी। तो ये एक चीज़ थी जो हमारे साथ, जो मेरे साथ पेश आई। वहाँ पे होने वाले और भी बहुत वाक़यात हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किए हैं और मुझे बताया है उन जगहों के बारे में, और कि मतलब वहाँ पर क्या कुछ होता है। तो हमने ये बात उनको भी बताई थी, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये एक वाक़या था। और दूसरी जो वहाँ की जो स्टोरीज़ हैं वो मैं अभी इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि मेरे जो अपने साथ जो वाक़यात हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों तक सिर्फ अभी वही पहुँचाऊँ। तो ये चीज़ जो हुई थी, ये चित्राल में हमारे साथ ये वाक़या पेश आया था। और इसके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और मेरी पैदाइश भी इस्लामाबाद की है। तो ऐसे है कि जिस घर में हम रहते थे 2020 तक, हम जिस घर में रहे वो एक सरकारी घर था। और उस घर के बारे में मैं बताता चलूँ कि वो 50-60 साल पुराना घर होगा, या शायद वो इससे भी ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि वो घर तब के हैं, इस्लामाबाद के CDA सेक्टर के हैं, और वो तब के घर हैं जब इस्लामाबाद बना था, तब वो घर बनाए गए थे। वो बड़े अच्छे और खूबसूरत घर हैं। तो जब वो घर बना था तो वो मेरे दादा को अलॉट हुआ था, और उसके बाद मेरे फादर को अलॉट हुआ, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना घर इस्लामाबाद में अपना घर बना लिया। उस घर को हमने इस वजह से तो नहीं छोड़ा था, लेकिन उस घर में जो मेरा रूम था ना, उसको हम सब, मतलब अगर अभी भी मेरे ख़ानदान में या किसी मेरे दोस्त से भी पूछ लेना कि मेरे उस घर का कोने वाला कमरा, तो वो समझ जाते थे कि किस कमरे की बात कर रहे हैं। उस कमरे का नाम था कोने वाला कमरा, और वो जो कमरा था वो मेरा था। तो उसके बारे में मैं ये बताऊं कि उस कमरे में जब मैं अकेला होता था, उस कमरे में मुझे कोई महसूस होता था कि कोई मेरे बेड पर मेरे साथ आकर खड़ा हुआ है। लेटता कोई नहीं था, बस खड़ा होता था। जैसे मैं सो रहा हूँ तो मेरे साथ किसी ने पाँव रखा, मैट्रेस अंदर दब गया, और मुझे प्रॉपर महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। और मैं जैसे ही उठता था तो कोई नहीं होता था। ये तो नींद का बता रहा हूँ, जागती आंखों में होता था। मतलब कि जब मैं बेड पर लेटता था तो उसके आसपास कोई चलता था। और उस कमरे के बारे में बताता चलूँ कि उस कमरे में डबल बेड था, और डबल बेड के साथ एक थोड़ा सा फासला था, और उसके साथ एक सिंगल बेड था। और वो जो सिंगल बेड था ना, वो बिल्कुल अलमारियाँ जो बनी हुई थी उनके साथ टच था। उस रूम में जो अलमारियाँ थीं वो पुराने दौर की बनी हुई थीं। जब वो घर बनाया गया था तो वो अलमारियाँ भी उसी टाइम की बनी हुई थीं। वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही ओपन रहीं। उसके आगे पर्दा हमने लगाया हुआ था, लेकिन बाद में जाके हमने लकड़ी का काम करवा कर उसको प्रॉपर हमने बंद करवा कर इस्तेमाल में ले आए थे। पहले भी इस्तेमाल में थी, लेकिन तब पर्दा होता था। तो आप लोगों में से भी किसी ने बनवाई होंगी उस तरह, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेड पर तो मुझे ये फील होता था कि कोई आता है और साथ चलता फिरता है और उसके बाद चला जाता है। लेकिन जब मैं उस सिंगल बेड पर सोता था तो रात के वक्त, ज़्यादातर सर्दियों में रात को लेट नाइट कोई चीज़ आती थी,
वो उस बेड के ऊपर चढ़ती थी, एक पाँव मेरी दोनों टांगों से एक पहले रखती थी और अपना दूसरा पाँव मेरी दोनों टांगों के बाद रखती थी। और उसके बाद मुझे फ़ील होता था कि उसने उसने अपनी एक टांग उस अलमारी के ऊपर रखी है और एक पाँव अलमारी के ऊपर रख के वो पर्दा हटा के कुछ उठा रही है। वहाँ पर कोई चीज़ आती थी और वो उस अलमारी से कुछ लेने या उठाने आती थी और ये मैं अक्सर महसूस करता था। और ये मैंने नींद में नहीं, ये मैंने जागती आंखों में देखा, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाता था। और ऐसा नहीं था कि मेरा ध्यान उस तरफ है और वो चीज़ आ गई। मैं जब कहीं मेरा ध्यान कहीं और होता था, हमेशा वो चीज़ तब ही आती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे वो उसकी इतनी हिलजुल थी कि उसने जब पर्दा हटाया, उसका एक वो पर्दे की आवाज़ होती है खामोशी के अंदर, तो मैं समझा कि मेरा छोटा भाई है, क्योंकि उस दिन उसका पाँव जो था वो मेरी टांगों पर भी लगा था, जिसकी वजह से मैंने फ़ौरन अपने मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो जो पर्दा था वो थोड़ा सा उस जगह से हटा हुआ था। तो ये सब कुछ होता था और वहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और उस घर में एक रमज़ान में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पेश आया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक बात और कि वो जो चीज़ मुझे फ़ील होती थी वो मेरे पूरे घर में किसी और को फ़ील नहीं होती थी, उनको पता भी नहीं था। एक बार मेरा कज़न आया था और उसने मुझे बताया था कि वो सो रहा था तो उसे ऐसे लग रहा था कि उसके बेड के साथ कोई चल फिर रहा है। तो उसने मुझे बताया तो मैंने कहा यार बस कोई बात नहीं, बस ठीक है। तो उसको मैंने भी ज़्यादा नहीं बताया, उसने भी मेरे से ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन मैंने कहा कि बस ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कमिंग एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा या उससे नेक्स्ट में जो रह जाएंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जो लोगों के अंदर जिन्नात आते हैं और वो बोलते हैं, मैंने उनसे बातचीत की हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे आज तक कोई इस तरह की चीज़ ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद मैं बढ़ूँगा अगले वाक़े की जानिब। 2017 की बात है, मैं अपने अम्मी अब्बू और मामू के साथ गया हुआ था उम्रा करने। और जब हम खाना काबा के अंदर इंटर हुए तो वहाँ पर इस तरह था कि जब हम एहराम की हालत में थे और जब हम बैतुल्लाह शरीफ के करीब जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो हम लोगों के हाथ में तस्बीह थी, जो तस्बीह पढ़ते हैं वो थी, जिसमें दाने होते हैं गोल गोल वो वाली।